नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, वही को सॉल्व करा रहे थे। हम लोग अभी तक 18 प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर का देख चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए थे उसको सॉल्व करा चुके हैं। आज हमारी कौन सी होगी? 19वीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी आज की जो प्रैक्टिस सेट है 19वीं, उसको देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए थे उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं, जब भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है पैसे से ही स्टार्ट होता है। तो पहले से 6 नंबर तक जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो पैसे से रिलेटेड रहेगा। ये हम पिछले 18 जो प्रैक्टिस सेट कराए सब में बताते हुए आए हैं। इसमें भी जान लीजिए कि क्या रहेगा। 1 से 6 नंबर तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो किससे पूछेंगे? पैसे से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। द मेन आइडिया इन द पोएम रेनबो इज दैट, जो पोएम दी गई है वो कौन सी है? रेनबो पोएम है। इसमें पूछा जा रहा है कि मेन आइडिया क्या है पोएम की, वो पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले पोएम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद पोएम को पढ़ते हैं। रेनबो वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्या पोएम में इसको दर्शाया गया है? ऑप्शन बी है मैन मेड थिंग्स ए ब्यूटी ऑफ देयर ओन, क्या आदमी जो ब्यूटी बनाते हैं, जो सुंदरती वाली चीजें बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं? गॉड मेड थिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल देन मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। फिर उसके बाद क्या है? ऑप्शन डी देखते हैं। बोथ रेनबोज एंड शिप्स आर ए सोर्स ऑफ जॉय। चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज में देखते हैं किसकी चर्चा की गई है। पैसेज दिया गया है, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज एंड बट क्लाउड्स दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर देन दीज आर ब्रिज ऑन द रिवर एज प्रेटी एज यू प्लीज, but the bow that bridges heaven and overtop the tree and builds a road from earth to sky is prettier for than this। यहाँ पे हम दोस्तों ध्यान देंगे ये पोएम क्या है, पोएम का नाम ही क्या है? रेनबो। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि पोएम का नाम क्या है? रेनबो पोएम का नाम है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो चलिए देख लेते हैं। क्रिस्टीना रोजेत्ती जो है, रोजेत्ती, इन्हीं के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। पोएम का नाम क्या है? रेनबो। रेनबो किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टीना रोजेत्ती के द्वारा लिखा गया है रेनबो। ये पोएम का नाम है। इसी पोएम की चर्चा की गई। इस पोएम में बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो इंसान वस्तुओं को बनाते हैं उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर जो भगवान के द्वारा बनाई जाती है वस्तुएं वो होती है। जैसे जब इंद्रधनुष हम लोग देखते हैं तो वो दिखता है पूरे जमीन से लेके आकाश को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? इंद्रधनुष जोड़ता है। तो इसमें इंद्रधनुष की चर्चा की गई। हम लोग कहीं घूमने आते हैं, जैसे पुल देखते हैं तो लगता है बहुत सुंदर है, रिवर के किनारे जाते हैं लगता है बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए पुल हमको सुंदर दिखते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर क्या होता है? रेनबो, जो आकाश में भगवान के द्वारा बनाया होता है। वो देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगता है कि आकाश से लेकर जमीन के पूरे छोर को वो जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? रेनबो। तो यहाँ पे रेनबो की चर्चा की गई, रेनबो की तारीफ की गई। वाकई में दोस्तों आप लोग जब रेनबो देखते हैं, सभी लोग जैसे रेनबो निकलता है सब दौड़ते हुए देखने आते हैं। वाकई में वो बहुत सुंदर दिखता है जब वो निकलता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ द पोएम रेनबो। रेनबो का मेन आइडिया क्या है पोएम का, उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी देखते हैं। गॉड मेड थिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल, जो भगवान वस्तुएं बनाते हैं वो ज्यादा सुंदर होते हैं किसकी अपेक्षा? देन मैन मेड थिंग्स, जो मनुष्य चीजें बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें क्या बनाते हैं? गॉड बनाते हैं। कैसे? हम रेनबो और ब्रिज की तुलना करके देख लेते हैं। हम ब्रिज को देखते हैं हमें सुंदर लगता है कि ये मानव द्वारा, लेकिन उससे भी सुंदर हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है जब वो जो आकाश में निकलता है उसको। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गॉड मेड थिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल देन मैन मेड थिंग्स। अगला प्रश्न है द प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम इज, जो पोएम में उसके द्वारा पोएट के द्वारा लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है रिपीटिशन, ऑप्शन बी एसोनेंस, ऑप्शन सी साइनोनिटी, ऑप्शन डी है मेटोनिमी। इसमें दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी हम पोएम पढ़े तो उसमें कई वैसे वर्ड हैं, मतलब अधिकतर वर्ड्स का रिपीटिशन हुआ है। यहाँ पे किसकी चर्चा की गई? कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया? रिपीटिशन का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि पोएम को पढ़ते ही मालूम पड़ता है वहां पे बहुत सी सेंटेंस वर्ड्स ऐसे जो है जिस वाक्य में रिपीटेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम
द पोएट कंपेयर से ब्रीज टू, पोएट किसकी चर्चा करते हैं, कंपेयर करते हैं, ब्रीज की तुलना किससे करते हैं, तो वहां पे हमने अभी बताया ब्रीज की तुलना किससे की जाती है, जो आकाश में इंद्रधनुष निकलता है अर्थात रेनबो जो निकलता है उसकी चर्चा कैसे करते हैं, उसकी तुलना जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए ब्रिज होते हैं, ओवरपुल ब्रिज ये सब होते हैं, इससे चर्चा की गई, इसकी तुलना की गई है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो दिया गया है रेनबो, रेनबो से तुलना की गई है, पोयम का नाम भी है रेनबो, यहाँ पे किसकी तुलना की गई, रेनबो की ही तुलना ब्रिज से की गई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, लाइन दी गई उसमें पूछा गया कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया अर्थात किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, यहाँ पे देखते हैं एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, ये फर्स्ट या सेकंड लाइन है, इसमें देखते हैं क्या दिया गया, एंड शिप्स, शिप्स में देखते हैं यहाँ पे यस की चर्चा की गई, शिप्स शिप्स, यहाँ पे भी यस एक बार, यहाँ पर भी देखते हैं यस, ये जो कई बार यस का रिपीटिशन हुआ यहाँ पे हम दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी किसी भी वाक्य में एक ही वर्ड की रिपीटेशन 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पे कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ होता है, तो वहां पे अलिटरेशन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अलिटरेशन। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यस यस की चर्चा कई बार की गई है एक ही सेंटेंस में, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए अलिटरेशन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्कोर्स द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनबो, रेनबो का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है उसको देखते हैं। द रेनबो इज मोर ब्यूटीफुल देन बोट्स एंड शिप्स, ऑप्शन बी इट हैज ए ट्रांसिटरी एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी है इट्स ब्यूटी हैज ए bewitching इफेक्ट ऑन मैन, ऑप्शन डी देखते हैं इट लिंक्स द अर्थ विथ हेवन। दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी हम क्या रेनबो को देखते हैं, जब निकलता है रेनबो बारिश के बाद, जब से धूप निकलती है उसी बाद तुरंत रेनबो निकलता है, जब हम देखते हैं तो रेनबो कैसा दिखता है, जैसे आसमान से लेके पूरा जमीन तक उसका क्या घेरा बना हुआ, ऐसा लगता है जैसे पूरे जमीन के छोर को आसमान से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, रेनबो जोड़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी दिया इट लिंक्स द अर्थ विथ हेवन, ये क्या पृथ्वी को किससे जोड़ता है, स्वर्ग से जोड़ता प्रतीत होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द पोएट थिंक्स ऑफ द रेनबो, पोएट जो है वो रेनबो के बारे में क्या सोचते हैं, अर्थात जो रचयिता हैं वो रेनबो के बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन है एज ए काइंड ऑफ रोड टू हैप्पीनेस, क्या ये एक रास्ता है क्या खुशी का, ऑप्शन एज ए काइंड ऑफ रोड टू हेवन, एज ए काइंड ऑफ रोड टू साल्वेशन, एज ए काइंड ऑफ रोड टू द स्काई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे किस बारे में चर्चा की, एज ए काइंड ऑफ रोड टू हेवन, वहां पर अभी पीछे क्वेश्चन में बताया गया किसकी चर्चा करते हैं, जब वो रेनबो निकलता है तो लगता है कि जमीन को पूरा और पृथ्वी को किससे जोड़ रहा है, हेवन से जोड़ रहा है, मतलब स्वर्ग से। ऑप्शन बी देता एज ए काइंड ऑफ रोड टू हेवन, क्या है इसको रास्ता, स्वर्ग के रास्ते के प्रकार के रूप में रेनबो को समझते हैं, कौन सोचता है, पोएट। अगला प्रश्न देखते हैं ये टीचर गिव्स, अब देखते हैं दोस्तों ध्यान देंगे, इसके बाद पेडागोजी स्टार्ट होता है। ए टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स ऑफ क्लास 3, क्या है, कोई टीचर है वो क्लास 3 में अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही, कैसा इंस्ट्रक्शन है, एंड दे आर फॉलोइंग द गिवन एक्शन, द टीचर इज प्रैक्टिसाइजिंग। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे टीचर क्या करती है, उनको इंस्ट्रक्शन देती है, फिर उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है बच्चों को वो उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे द टीचर इज प्रैक्टिसाइजिंग, टीचर क्या प्रैक्टिसाइज करा रहा है उसको देखते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच, ऑप्शन सी है। इलेक्ट्रिक टीचिंग अप्रोच, ऑप्शन डी दिया गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो दोस्तों ध्यान देंगे जब टीचर कोई इंस्ट्रक्शन दे रही फिर उसके बाद एक्टिविटी कर रही, फिर वही सीधे बच्चे भी उसको देख के फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या टोटली क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कराई जा रही, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा फिजिकल रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच। अगला प्रश्न है लाउड रीडिंग एक्टिविटी शुड प्रीफरली बी डन विथ, जो हम तेजी तेजी पढ़ते हैं वो किस क्लास के लिए प्रीफर करता है उसको देखते हैं। ऑप्शन है जूनियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी सीनियर, ऑप्शन सी है ओनली सीनियर स्टूडेंट इन रिमीडियल क्लासेस, ऑप्शन डी दिया गया ओनली जूनियर स्टूडेंट हु डोंट कंप्लीट देयर क्लासरूम। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे किसकी चर्चा की गई, जूनियर स्टूडेंट, जो लाउड रीडिंग एक्टिविटी कराते हैं, जो तेजी तेजी क्लास में पढ़वाते हैं बच्चों से, ये एक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, ये किसके लिए होता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये जूनियर स्टूडेंट के लिए होता है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, बच्चों को लाउड रीडिंग कराते हैं, फिर उससे वो क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी कराते हैं, और ताकि बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं, जूनियर स्टूडेंट के लिए ये प्रीफर करता है।
अगला प्रश्न है, मिस सुधा गिव्स हर स्टूडेंट टू ए टॉपिक टू राइट ए पैराग्राफ ऑन। मिस सुधा जो है एक अपने स्टूडेंट को क्या करती है, एक पैराग्राफ देती है, टॉपिक क्या देती है, टॉपिक लिखने के लिए उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। दिस रिटन एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल। अब ये जो रिटन एक्टिविटी है किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, गाइड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन, प्री कंपोजिशन। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ना तो यहाँ पे गाइड कंपोजिशन है, क्यों? वहाँ पे गाइड ने टॉपिक दे दे रही, बाकी बच्चे को अपना पैराग्राफ तैयार करना है अपने अनुसार। ऑप्शन सी कंट्रोल, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर रही, बस वो टॉपिक दे दी, बाकी उसके बाद अपना बच्चे अपने फ्री माइंड से लिखते हैं। प्री कंपोजिशन, प्री की कोई बात पहले पूर्व कोई प्लानिंग नहीं हुई है। यहाँ हम देखते हैं फ्री कंपोजिशन, बच्चे स्वतंत्र होकर अपने अनुसार, अपने माइंड के कैपेसिटी के अनुसार क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, पैराग्राफ को लिखते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस आशा's क्लास इज डूइंग निगेटिव सेंटेंस इन ए क्लास। मिस आशा की जो क्लास है उसमें क्या है, निगेटिव सेंटेंस को कराया जा रहा है। मिस आशा गिव्स ए सेंटेंस टू द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड इट्स निगेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं उसमें बच्चे को क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को देती है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देती हैं, फिर स्टूडेंट क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं क्या मिस आशा इज फॉलोइंग, मिस आशा क्या फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, रिपीटिशन ड्रिल इन क्लास, क्या क्या रिपीटिशन करा रहे हैं, ड्रिल अभ्यास का रिपीटिशन करा रही क्लास में। ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल इन हर क्लास, कंप्लीशन ड्रिल इन क्लास, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल इन क्लास। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या निगेटिव सेंटेंस दिया गया, पहले निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कराती हैं, फिर उसके बाद उनको सेंटेंस देती है, उनको निगेटिव में चेंज करना होता है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल इन हर क्लास, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस्टर अली प्लेज एन ऑडियो क्लिप शेयरिंग द रूटीन ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ। आफ्टर द ऑडियो क्लिप is played, he gives the student a true false worksheet based on the audio clip they heard. By doing Mr. Ali is teaching his students, किस प्रकार की स्किल को, मतलब क्या कराते हैं, मिस्टर अली एक टीचर हैं जो अपने क्लास में ऑडियो क्लिप को सुनाते हैं बच्चों को। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं वहां पे ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, किस बेस पे सुनाते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ है उनकी डेली रूटीन की जो होती है ऑडियो क्लिप बच्चों को सुनाते हैं। फिर क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा सेंटेंस देते हैं, कैसा सेंटेंस वो ट्रू फॉल्स वाला रहे, उसमें सही गलत का निशान लगाना है, कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द ऑडियो क्लिप, जो ऑडियो क्लिप वो सुनाते हैं उसी पे अनुसार वो क्वेश्चन देते हैं। फिर बच्चों से कहते हैं कि ये क्वेश्चन को छाट के सही गलत का निशान इसमें लगाना है। तो ये जो एक्टिविटी मिस्टर अली करा रहे हैं ये किस प्रकार की एक्टिविटी है, इसमें कौन सी स्किल्स का डेवलप होगा। ऑप्शन ए देखते हैं रीडिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी राइटिंग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ऑडियो क्लिप जब क्लास में सुनाई जाएगी तो वहां पे रीडिंग से कोई मतलब नहीं होता है, स्पीकिंग से कोई मतलब नहीं, राइटिंग से कोई मतलब। लिसनिंग देखते हैं वहां पे बच्चों को जो ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं उसमें देखते हैं बच्चे कितने ध्यान से उसको सुन रहे हैं, कितने अच्छे से उसका परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर वो जो क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछते हैं, ये ध्यान देता है कि बच्चे कितने अच्छे से सुने, कितने अच्छे से उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सेंटेंस को वो करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लिसनिंग स्किल्स विकसित होता है इसके द्वारा। अगला प्रश्न है, इन रिमेडियल टीचिंग में क्या होता है, अर्थात उपचारात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, उपचारात्मक जो शिक्षण कराते हैं उसमें क्या होता है। स्टूडेंट गेट सपोर्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए स्टूडेंट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स की कोई बात नहीं। ऑप्शन ए स्टूडेंट आर गिवन क्वेश्चन टू आंसर, क्या बच्चों केवल क्वेश्चन आंसर देने के लिए यूज किए जाते हैं रिमीडियल क्लासेस। ऑप्शन डी है स्टूडेंट आर इनकरेज टू स्टडी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी हम रिमीडियल क्लासेस लेते हैं, रिमीडियल टीचिंग क्लास में कराई जाती है, तो क्यों कराई जाती है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट गेट सपोर्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं, किस प्रकार की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, किस कारण मिस्टेक कर रहे हैं, इन सब का क्या होता है रिमीडियल टीचिंग में उसका उपचार वो कराते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, गेट सपोर्ट। स्टूडेंट क्या करते हैं, सपोर्ट पाते हैं अपने जो परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एड टैग वर्ड, जो टैग लाइन होती है उसको ऐड किया था किसमें, टैग लाइन क्या है, दिल मांगे मोर इन हिंदी में जो दिल मांगे मोर है ये टैग लाइन होती है। इसको क्या एग्जाम्पल है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है,
किसी भी पैराग्राफ को मतलब क्लास में लेते टाइम अगर हम इस टैगलाइन का प्रयोग करते हैं, दिल मांगे मोर, तो ये किस प्रकार का वो होता है देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या कोड स्विचिंग है, ऑप्शन बी इंटोनेशन, ऑप्शन सी कोलोकेशन, ऑप्शन डी डिप्थांस। तो दोस्तों डिप्थांस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिप्थांस किसमें होता है, जो हम वॉवेल्स और साउंड्स पढ़ते हैं डिप्थांस का प्रयोग वहां पे होता है। ये हो गया कट। इंटोनेशन जो होता है, जो पिच की उतार चढ़ाव होती है, जो आवाजों में उतार चढ़ाव होती है, इंटोनेशन होगा। कोड स्विचिंग होता है, इसका ऑप्शन सही होगा कोड स्विचिंग। दिल मांगे मोर जो टैग वर्ड टीचर अगर क्लास में यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, कोड स्विचिंग का एक माध्यम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया गया अनलेस स्टूडेंट रीड ए क्वांटिटी दे विल नॉट बिकम फ्लुएंट रीडर्स। ये फोकसेस ऑन विच काइंड ऑफ रीडिंग। किस प्रकार की रीडिंग पे अगर बच्चे फोकस करते हैं तो उनमें क्या होती है, कौन सी विकसित नहीं होती, विल नॉट फ्लुएंट रीडर, वो फ्लुएंट रीडर नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन ए है स्कीमिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन बी है स्कैनिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन सी इंटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन डी एक्सटेंसिव रीडिंग के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में फ्लुएंट रीडर विकसित नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या दिया गया है, एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला प्रश्न है हु यूजेस द टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो दोस्तों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस राइटर भी है भाषा शिक्षण में। भाषा के जो सिद्धांत दिए हैं उसमें देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को हिंदी में क्या, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलईडी। लैड क्या होता है, ये किसके द्वारा किया गया, सभी जानते हैं, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत किसने दिया है, तो चॉम्स्की ने दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज कॉल्ड। जो राइज एंड फॉल होता है पिच में, वो क्या नाम से उसको जाना जाता है। जैसे अभी जैसे कोई भी सॉन्ग गाया जाता है तो उसमें म्यूजिक जो सिखाते हैं वहां पे हम जाएंगे, वो लोग बताते हैं किस शब्द पे ज्यादा उतार करना है, कहाँ पे चढ़ाव करना है, कहाँ पे कैसे। जैसे हम कोई पोएम भी पढ़े, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ देते हैं, हो जाता है काम खत्म। लेकिन जो म्यूजिक टीचर होते हैं या फिर जो अच्छे रीडर होते हैं, जिनको अच्छा पोएम का नॉलेज होता है, वो जब पोएम को पढ़ते हैं तो उनमें जो अच्छे से उतार चढ़ाव, उनको पता होता है कि किस शब्द पे हमें उतार चढ़ाव करना है, किस पे ऊपर जो अपनी लिप होती है, जैसे वो वावेल साउंड होते हैं, वावेल का कहाँ से मतलब जैसे उनके साउंड को ऊपर ले जाना है, कहाँ से नीचे ले जाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज जो होता है वो किसके, राइज द फॉल एंड पिच इज कॉल्ड। राइज एंड फॉल ऑफ पिच, जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। अभी मैं पीछे बताया भी क्वेश्चन में, इंटोनेशन क्या होता है, जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य, किसी पैसेज, किसी पोएम में भी होता है, तो उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। रिदम क्या होता है, मैचिंग कराते हैं, रिदम बनना चाहिए। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है जब हम वावेल साउंड को पढ़ते हैं तो उसमें सिलेबल भी पढ़ाया जाता है। फोनेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसका यूज होता है, पॉज मतलब रुकना, ये सब होता है। लेकिन इंटोनेशन क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज कॉल्ड, जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाई डू साइंटिस्ट एंड पेडागॉगिस्ट सेज इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक टू बेबीज। यहाँ पे देखते हैं क्या है, जो क्या कौन कहता है, साइंटिस्ट एंड पेडागॉगिस्ट कहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों से टॉकिंग करने के लिए। इट मेक्स देम स्माइल, क्या बच्चों की स्माइल के लिए। ऑप्शन में इट मेक्स अस हैप्पी, हमें खुशी लेने के लिए बच्चों से बात करनी होती है। ऑप्शन सी इन इनिशिएट लर्निंग द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। तो दोस्तों ध्यान देंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि क्या कहते हैं, इट इनिशिएट क्या उत्पन्न करना, लर्निंग द साउंड ऑफ द लैंग्वेज, क्या बच्चों में ये योग्यता विकसित करता है कि वो लैंग्वेज जो साउंड होते हैं उसको समझने के लिए क्या होता है, बच्चों से बात करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, इट इनिशिएट लर्निंग द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। अगला प्रश्न है इज ए टर्म एसोसिएटेड विद बेबी टॉक। दोस्तों ध्यान देंगे कौन सा ऐसा टर्म है जो बेबी टॉक से एसोसिएटेड है, संबंधित है। स्पीकिंग नहीं है, लाफिंग नहीं है, गार्गलिंग नहीं है, बबलिंग जो होता है बबलाना, जो बच्चे 0 से 6 माह के अंदर जो बबलिंग, जो उनके मुंह से आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, बबलिंग एज कहते हैं। ये क्या होता है, एसोसिएटेड विद बेबी टॉक, ये बच्चों के टॉक से एसोसिएटेड होता है, जिसमें बच्चे केवल एक वर्ड का उच्चारण कर, जैसे दा बोलेंगे, माँ बोलेंगे, पा बोलेंगे, इतना ही कर पाते हैं बस। इसके अलावा कोई भी उच्चारण, बबलाना जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
Miss Gurmeet wants to tell her student about the COVID-19 pandemic and get her student to write a few sentences on the pandemic. Miss Gurmeet should, क्या है मिस गुरमीत को क्या करना चाहिए, क्या करती हैं वो, wants to write about the COVID-19 pandemic, get student to write a few, वो बच्चों से चाहती है कोविड-19 के पैंडेमिक के बारे में कुछ वो पैराग्राफ लिखे, तो उसके लिए मिस गुरमीत को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है गेट हर स्टूडेंट कॉपी एंड लर्न व्हाटएवर सी हैज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे दोस्तों ध्यान, ऐसा कुछ नहीं करना है कि क्या वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है बच्चों से कहेंगे उसको कॉपी कर ले और उसको लर्न करे, याद करे। डिक्टेट व्हाट शी वांट टू हर स्टूडेंट टू राइट इन देयर नोटबुक। टेल द स्टूडेंट टू गेट द वर्क डन एट होम विथ द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से हेल्प क्या करें, वो घर पे बैठ कर नोट्स को तैयार कर ले। Get students to share their experience during the pandemic times and use the blackboard to put down के expression। तो ऐसा भी नहीं है, क्या करेंगे वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे ड्यूरिंग पैंडेमिक के टाइम, जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है उसको शेयर करें, फिर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखे, ये सब नहीं। ऑप्शन बी को देख, डिक्टेट व्हाट शी वांट्स हर स्टूडेंट टू राइट इन देयर नोटबुक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों ध्यान देंगे इसमें जो गेट्स स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे कि क्या हमें करना है, उसका एक्सपीरियंस, बच्चे के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना होता है। उनके अनुभव जो अपना व्यक्त करेंगे तो सबसे अच्छी राइटिंग वहीं पे कर पाएंगे। जो भी पैंडेमिक के टाइम, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब जैसे बच्चे स्टूडेंट सभी लोग जब उस दौर से गुजर रहे हो, क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या क्या चीजें फेस की, इसके लिए क्या होगा, वो जब इसको करेंगे तो वहां पे वो सही माना जाएगा। तो ऑप्शन सी डी यहाँ पे देखते हैं, गेट स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। फिर ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स एंड यूज ब्लैक बोर्ड टू पुट डाउन के एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद अपने ब्लैक बोर्ड को यूज करेंगे अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस ईशा शोज पिक्चर ऑफ थिंग्स टू हर क्लास सेकेंड स्टूडेंट। After showing the picture, she calls out its name loudly and clearly. By doing so, कैसा करके वो क्या करती हैं कि she calls out its name loudly and clearly. She is helping her student see new things. Option B दिया गया है, she wants her student to learn new words. Option C दिया गया है, she wants to show her drawing skills. Option D है, she wants to help her student to read. तो दोस्तों ध्यान देंगे, वो पिक्चर लगाती हैं क्लास में, फिर उसके बाद क्या करती हैं, शोइंग द पिक्चर टू सी कॉल्स, फिर उसके बाद पिक्चर को दिखाते हो लाउडली मतलब तेजी तेजी बोलती है, जो भी नेम्स उसको रहते हैं नेम को तेजी तेजी उच्चारण करती है, क्लियरली करती है। इससे क्या विकसित होता है, सी वांट्स टू स्टूडेंट टू लर्न न्यू वर्ड, वो चाहती है कि बच्चे नए शब्दों को सीखे इस पिक्चर के माध्यम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियरी डिस्क्राइब्स, किस प्रकार की थियरी जो डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच background to comprehend the text reader combine their own knowledge with information in the text order। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कोड स्विचिंग, ऑप्शन बी लर्निंग, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन डी है ह्यूमनिस्ट। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया गया स्कीमा दिया गया है, यही ऑप्शन सही होगा। क्या थियरी डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच बैकग्राउंड ऑफ कंप्रीहेंड दैट टेक्स्ट, किस प्रकार वो बच्चे उस टेक्स्ट को समझते हैं, उनकी समझ कैसे विकसित होती है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। फिर उसके बाद कंबाइन देयर ओन नॉलेज, फिर उसके बाद अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जो है स्कीमा के माध्यम से ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा साथ देते रहने के लिए, हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।